स्टार्टिंग दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको ले चल रहा हूं महाराष्ट्र की धरती पर, जहां पर 4 पार्टियां चुनावी मैदान में रहती थीं। इस बार 6 पार्टियां हैं, क्योंकि बाकी की 2 पार्टियां शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं और चुनाव आयोग ने बाकायदा उसको हवा भी दे दी और रजिस्टर भी कर दिया। खैर, हम वर्तमान में आते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में एक बड़े अभिनेता चुनाव लड़ रहे हैं और एक अभिनेत्री चुनाव लड़ रहे हैं। अभी अभिनेता साहब को तो आप सब लोग जानते हैं, वो गोविंदा जी, जो जाने माने कॉमेडी अभिनेता रहे। कॉमेडी सिर्फ कहना उनके लिए ठीक नहीं है, वो एक बड़े अभिनेता रहे हैं। उन्होंने कभी गंभीर रोल भी किए हैं और कभी भूमिका उनकी ऐसी रही है तो उन्होंने भावना प्रधान डायलॉग्स भी दिए हैं, लेकिन मूल रूप से उनको एक चुलबुला जानते हैं एक अभिनेता के रूप में। खैर, तो वो उसमें सफल भी रहे हैं और उन्होंने देश के बाहर बड़ा नाम कमाया। 2004 में प्रियंका गांधी ने उनको चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, क्योंकि प्रियंका गांधी उनकी फिल्मों को पसंद करती थी। और वो प्रियंका गांधी की ये बात मैंने उस समय मैं गोविंदा से मिला भी था और उनसे डिटेल में मैंने बात भी की थी कि खैर 2004 में वो कांग्रेस से चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे राम नाईक, मैं राम नाईक की तारीफ इसलिए करूंगा, 37 वर्ष से मैं महाराष्ट्र की भूमि पर पत्रकारिता कर रहा हूं और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी और दूसरे तमाम दलों के मैंने लोगों को विवादास्पद चीजों में फंसे हुए देखा, विवादास्पद बयानों में फंसे देखा। लेकिन राम नाईक एक ऐसे शालीन अभिनेता मुझे मिले। भारतीय जनता पार्टी में भाई शालीन बहुत ही कम लोग मुझे मिले, या शायद मैं ही नहीं मिल पाया उनसे, या वो इतने शालीन है कि मुझसे मिलना नहीं पसंद करते हो। खैर, तो भारतीय जनता पार्टी के राम नाईक को गोविंदा ने बहुमत से चुनाव हराया, एक बड़े मत उससे चुनाव हराया। जाहिर सी बात है, राम नाईक जैसा कद्दावर आदमी इसको सहन नहीं कर पाए, लेकिन चुनाव प्रचार के दरमियान राम नाईक ने बार बार दोहराया कि गोविंदा के दाऊद इब्राहिम से संबंध हैं, गोविंदा के दाऊद इब्राहिम से संबंध है। अब गोविंदा के दाऊद इब्राहिम से अगर संबंध हैं तो अब राम नाईक तो भाई अटल बिहारी के काफी करीब थे, लाल कृष्ण आडवाणी जो गृह मंत्री थे उनके काफी करीब थे, लेकिन उन्होंने कभी इन चीजों की जांच कराने की कोशिश नहीं की, कभी इन्होंने इसकी जांच कराने की मांग नहीं की। उनकी महाराष्ट्र की सरकार भी बनी, उसमें भी वो जांच कर सकते थे कि गोविंदा के दाऊद से संबंध है या नहीं। चलिए हम ये मान लेते हैं कि राम नाईक ने 2000 के चुनाव में बात कही होगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, उसमें भी उन्होंने वो लिखा कि गोविंदा फिल्म अभिनेता गोविंदा के दाऊद इब्राहिम से संबंध हैं। अच्छा, ये भी हम भूल जाएं, अभी उन्होंने कुछ घंटे पहले फिर पत्रकारों को बोला कि मैं अपने उस बयान पे कायम हूं कि गोविंदा के दाऊद इब्राहिम से संबंध है। अब बड़ा विवादास्पद चीज हो गई है, ये अगले 1-2 दिन में बड़ी विवादास्पद होने वाली है चीजें, क्योंकि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, ये सारे लोगों ने 2014 में बोला था कि दाऊद इब्राहिम को लाएंगे। दाऊद इब्राहिम तो लाए नहीं गए, उन्होंने तो कहा था वो काला धन भी लाएंगे, वो भी नहीं आया। उन्होंने जाने क्या क्या कहा था लाने को नरेंद्र मोदी ने, कुछ नहीं आया। लेकिन उल्टे यहाँ के नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या लोग हजारों करोड़ रुपया लेके चले गए। अब उनका कुछ हो ही नहीं रहा है, उनका कुछ नहीं हो रहा, ना दाऊद इब्राहिम आ रहे हैं, ना ये छोटे छोटे दाऊद इब्राहिम है। मैं आरोप लगा रहा हूं, नीरव मोदी छोटा नहीं बल्कि बड़ा दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम ने जो कुछ किया वो देशद्रोह है, और इन्होंने जो भारत की जनता के पेट में जो लात मार के भारत की जनता का हजारों करोड़ रुपया गबन करके ले गए, ये भी एक प्रकार का देशद्रोह है। तो मैं लौटता हूं फिर इस तरफ और मैं ये बताता हूं कि जिस ढंग से राम नाईक ने बोला था,
राम नाईक ने, मैं वही बोलता हूं कि राम नाईक को ये भरोसा नहीं था कि वो चुनाव हार जाएंगे गोविंदा से, लेकिन गोविंदा से वो चुनाव हार गए और उसके बाद हालांकि वो राज्यपाल वगैरह बने, कई चीजें उन्होंने की और वो उन्होंने एक किताब भी लिखी। मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी में जो पढ़ने लिखने वाले जो चिंतक लोग हैं वो कम है, उनमें एक राम नाईक हैं। मैं कभी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं राम नाईक की शालीन व्यवहार से और उनकी शालीनता और उनके इंटायर, मैं बार बार राम नाईक की तारीफ करने के लिए कार्यक्रम नहीं बना रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि राम नाईक ने कहा था कि गोविंदा के संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं। अब गोविंदा को टिकट किसने दे दिया? अटल बिहारी, इनके नरेंद्र मोदी साहब के जो घटक दल शिवसेना से टूटे, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसने गोविंदा को फिर से कितने साल के बाद, 14 साल के बाद, गोविंदा बोलते मेरा बनवास खत्म हुआ। बनवास तो आप ही ने लिया था। राम नाईक बोलते हैं आप एक झूठे आदमी हो गोविंदा। उन्होंने अभी कहा कुछ घंटे पहले, कल कई बार कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर वो राजनीति में आ गए। अब मजबूरी राम नाईक की क्या हो गई है कि राम नाईक को गोविंदा को समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि वो घटक दल से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घटक दल है एकनाथ शिंदे का शिवसेना। अब राम नाईक कह रहे हैं मैं वो मेरे मित्र नहीं बन सकते। उन्होंने ये भी लिखा, मैं गोविंदा को जानता हूं लेकिन मैं गोविंदा को मित्र नहीं मान सकता। मतलब अभी उनकी कटुता बरकरार है, और क्यों ना बरकरार हो, जो राम नाईक ये समझते हैं कि दाऊद इब्राहिम से संपर्क है गोविंदा का, उस गोविंदा को वो समर्थन देंगे। जाहिर सी बात है वो प्रेस के सामने आएंगे और फिर नरेंद्र मोदी से भी कल प्रश्न होंगे, भैया आपकी घटक दल तो दाऊद इब्राहिम के दोस्त को प्रत्याशी बना रही है। अभी आप फिर निकल आओगे कांग्रेस ने भी बनाया था, उसने भी बनाया था। बात कांग्रेस या किसी की नहीं है, बात यह है कि आपके केंद्रीय मंत्री और आपके राज्यपाल राम नाईक बोलते हैं कि गोविंदा के संबंध है दाऊद इब्राहिम से, तो भाई आपको तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो फिर मैं इस बात को दोहराते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि 2004 में कांग्रेस से सांसद बने, 14 साल बनवास काटे, कोई काम नहीं कर रहे थे फिल्म क्षेत्र में। आमतौर पर प्रोडक्शन में लोग आ जाते हैं या दूसरे, लेकिन वो ना करके वे घर पे बैठे रहे या जो भी करते रहे वो हम लोग के सामने नहीं है। अंत में 14 साल बाद ये कहें कि झक मार कर राजनीति में आए, मजबूरी में राजनीति में आए, उनको बताया गया कुछ गुलगुले बाकी हैं जो आपने नहीं लिए हैं, वो चलिए हम आपको दिला देते हैं। सर तो गुलगुले लेने अगर आप आए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको खुद जीतने नहीं देगी चुनाव उत्तर पश्चिम से, बंबई से, क्योंकि राम नाईक ने साफ कह दिया आप दाऊद इब्राहिम के आदमी हैं और दाऊद इब्राहिम के किसी आदमी को भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी, झंडा बैनर लेके जाएगी, इसमें मुझे संदेह है। और अगर थूक के चाटना इन्हें आता होगा इनमें से कुछ को तो अभी वो सामने आएगा। तो ये था गोविंदा का। गोविंदा दाऊद इब्राहिम के आदमी है, ये भाजपा कह रही, भाजपा के नेता कह रहे हैं और उन्हें जो है भाजपा के घटक दल ने टिकट दे दिया। अंजाम बहुत जल्दी सामने आने वाला है कि क्या होगा। इस विवाद में जरा रुचि बनाए रखें, हम आपके पास बार बार ये मैटर लेके आते रहेंगे। अब दूसरी तरफ चलते हैं अमरावती की ओर, दूसरी ओर चलते हैं अमरावती की ओर। अमरावती में नवनीत कौर राणा ये फिल्म अभिनेत्री नहीं है और इन फिल्म अभिनेत्री ने इन्होंने कई जगह काम किया। इन्होंने तेलुगु, उन्होंने तमिल, कई फिल्मों में काम किया। मैं भी थोड़ा सा उनके विषय, फिल्म के विषय में बताऊंगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि नवनीत राणा का विवाह हुआ रवि राणा नाम के एक व्यक्ति से जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे और निर्दलीय विधायक रहे। उनका एक रुतबा है, एक उनकी शाख है। रुतबा तो गलत होता है, वो तो ब्रजभूषण शरण संघ कहता है कि रुतबा था, रुतबा रहेगा, लेकिन रवि राणा को मैंने देखा कई बार, जानता हूं, तो वो एक मतलब शाख वाले व्यक्ति हैं। क्षेत्र की जाओ, यूं ही समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में
डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिलों के अंदर एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक यंग प्रत्याशी, और वो देखने में भी काफी सुदर्शन व्यक्तित्व के हैं, लंबे चौड़े हैं, जाहिर सी बात है। नवनीत राणा उस समय फिल्म अभिनेत्री थी, और वो एक्चुअली नवनीत कौर महाराष्ट्र में जिलों में रह रही हैं। ये बात आपको बड़ी हजम नहीं होगी, तो मैं बता दूं कि नवनीत कौर जो है मूल रूप से पंजाबी, इनके माता पिता हैं, वो सेना में थे। तो सेना है ये ट्रांसफरेबल जॉब, तो कभी भी इधर से उधर लोगों के ट्रांसफर होते रहते हैं, और आमतौर पे लोग वहीं बस जाते हैं जहाँ जो शहर उनको पसंद आता है या जो उनका अंतिम ट्रांसफर होता है। तो खैर, अभी नवनीत राणा ने, नवनीत कौर, अभी तो नवनीत कौर थी, उन्होंने कई, इनके 6 म्यूजिक एल्बम आए। कन्नड़ फिल्म दर्शन से इन्होंने फिल्म में अभिनय की शुरुआत की। सोनू बसंती लक्ष्मी एक इनकी तमिल फिल्म बड़ी काफी चर्चित रही, उसमें इनको काफी ख्याति मिली। चेतना, जगवती, गुड बाय, भूमा, ऐसे कई फिल्मों में इन्होंने काम किए, और एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में सामने आई। और विधायक रवि राणा से इनका विवाह हुआ। राजनीति के में मतलब अब देखिए क्या है, निर्दलीय एमएलए से इनका विवाह हुआ, और वे एनसीपी में, राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हुए। बड़ी ताजुब की बात है कि एनसीपी और कांग्रेस ने इन्हें समर्थन दिया अमरावती से, और अमरावती में ये निर्दलीय सांसद बनी। मुझे हमेशा से एक बात लगता है कि कोई भी सांसद जो निर्दलीय होता है या विधायक निर्दलीय होता है, मेरे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मेरा निजी रूप से उसके प्रति बहुत सम्मान होता है। वो इसलिए होता है कि एक व्यक्ति किसी पार्टी के एजेंडा पे या किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर, या वार्ड और जिले के या डिस्ट्रिक्ट के या ब्लॉक के जो दूसरे जो उनके खंड हैं, उनके बिना सहयोग के वो अपने व्यक्तित्व के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी बनता है, विधायक या वो सांसद, तो वो सम्मान का पात्र है मेरी नजर में, मैं अपनी बात कह सकता हूं। तो अभी वो निर्दलीय विधायक की पत्नी और निर्दलीय सांसद बनी अमरावती। अब अमरावती से अभी देखिए क्या हो गया कि थोड़े दिन से हम लोग देख रहे थे कि वो गई थी राम मंदिर के दर्शन करने भी गई थी। उसके बाद उन्होंने राम मंदिर और मोदी जी की भक्ति में तो नहीं कह सकते, मोदी जी की प्रशंसा में बहुत सारी बातें कही। जाहिर सी बात है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बातें कही। उन्होंने संसद के अंदर भी जो वक्तव्य दिए नवनीत राणा ने, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे। तो हम लोग को लग ही रहा था कि मैडम जो हैं अभी जाने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो जाहिर सी बात है, अभी मार्च में, अभी पिछले ही महीने, वो पिछले ही महीने नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोग से निर्दलीय सांसद थी, और अभी वो मार्च में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, देख लीजिए, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं। अगर गोविंदा संकट में है तो नवनीत राणा के लिए संकट कहां से आ रहा है, मैं बता रहा हूं। अब वही शिवसेना शिंदे गुट, जिनका विरोध राम नाईक कर रहे हैं, गोविंदा का विरोध राम नाईक कर रहे हैं, शिंदे गुट के जो प्रत्याशी गोविंदा हैं उनका विरोध राम नाईक भाजपा के कर रहे हैं। यहां उल्टा हो रहा है। यहां नवनीत राणा भाजपा की प्रत्याशी हैं, और शिंदे गुट के जो आनंद राव अडसूल हैं, पिछली बार वो शिवसेना के प्रत्याशी थे और नवनीत राणा ने उनको हराया था। तो आनंद राव अडसूल खुलकर विरोध कर रहे हैं नवनीत राणा का। वो शिंदे गुट के हैं, वो कह रहे हैं मैं लड़ूंगा चुनाव। जाहिर सी बात है, पिछले बार सेकंड आए थे, तो उन्हें लड़ना है, और उनका क्लेम भी बनता है। एक्चुअली सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में अगर किसी राजनीतिक दल के लिए परेशानी है तो वो है एकनाथ शिंदे के लिए। एकनाथ शिंदे के कुछ 18 में से 13-14 सांसद इनके पास आ गए थे शिवसेना के टूट के, अब उनको जगह ही नहीं मिल रही, उनको सीटें ही नहीं मिल रही। अमित शाह देने को तैयार नहीं है 14-15 सीटें, बड़ी मुश्किल से तो 12 सीटें लेके आए।
उसके बाद जो हारे थे, जो सेकंड नंबर भी आए थे, वो भी क्लेमेंट हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें टिकट दो। तो एकनाथ शिंदे परेशान है, अभी कल से उनका फोन बंद है, अब आज शायद खोला होगा उन्होंने। 2 दिन से उनका फोन बंद है, लोग अड़सूल उनके पास भाग रहे हैं। आनंदराव अड़सूल की ही बात नहीं है, एकनाथ शिंदे को और भी तमाम लोग परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दलों को छोड़ छाड़ के, सबसे ज्यादा देखिए एकनाथ शिंदे के पास बैठे बैठाए शिवसेना का एक हिस्सा मिल गया, तो उनको कुछ टिकट भी मिल गई। बड़ी गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी की, शिवसेना का बड़ा हिस्सा आ गया। अरे शिवसेना के कार्यकर्ता अधिकतर वही हैं। कुछ नेता को आप ले आए हैं ईडी की फाइलों से, कुछ नेता ले आए आप सीबीआई के और इनकम टैक्स के दबाव में, वो शिवसेना नहीं हो गए। खैर, मिलिंद देवड़ा जैसे लोग चले गए। मिलिंद देवड़ा को चूंकि राज्यसभा मिलनी थी, अगर वो एकनाथ शिंदे से चुनाव लड़ते दक्षिण बंबई से, तो उनकी जमानत तो निश्चित जब्त थी। अब गोविंदा अपनी फिल्म की पॉपुलैरिटी से अगर थोड़े बहुत वोट लेके जमानत बचा लें तो चलेगा, लेकिन बड़ा मुश्किल सा दिखता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का के साथ भारतीय शिवसेना के बहुत सारे कार्यकर्ता नहीं आए, जैसी हम लोग को जानकारी है। मैं फिर आता हूं, आनंदराव अड़सूल जो शिंदे गुट के हैं, वो खिलाफ हैं नवनीत राणा के खिलाफ, जबकि घटक दल हैं। दूसरा एक और आपको मैं सूचना, महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग हैं, मैं उनको सूचना देना चाहता हूं कि यहाँ एक प्रहार जनशक्ति पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं बच्चू कडू। बच्ची कडू बड़े मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति, उनके 2 विधायक हैं प्रहार जनशक्ति पार्टी के, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर संख्या नहीं तो कल मुझे नोटिस भेज दें वो, कि प्रहार जनशक्ति पार्टी। लेकिन 8 या 9 जो निर्दलीय विधायक हैं, वो भी बच्चू कडू को अपना नेता मानते हैं। बच्चू कडू को पिछले कई सालों से, जब से सरकार बनी है शिंदे साहब की, और इसके पहले जो उनको मंत्री कभी नहीं बनाया बच्चू कडू को। बच्चू कडू हालांकि इसमें उद्धव ठाकरे की सरकार को भी समर्थन दे रहे थे, फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं बच्चू कडू। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और विधायक बच्चू कडू वे एनडीए के हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने नवनीत राणा के खिलाफ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमरावती में ही, और उन्होंने दिनेश बूब को अमरावती से अपना प्रत्याशी घोषित किया। अब नवनीत राणा के लिए तकलीफ हो गई। यूं भी अगर आप देखें तो जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी जो है, वो शहरों में तो है, नागपुर में हो सकती है, बंबई में हो सकती है, नासिक में हो सकती है, जहां पर शहर का बड़ा हिस्सा है वहां हो सकती है, लेकिन जहां जिले पड़ते हैं, गांव कस्बे पड़ते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का जोर उतना नहीं है। पूरे देश की बात भी मैं कर रहा हूं। लेकिन अब नवनीत राणा के लिए निर्दलीय चुनाव जीतना बड़ा आसान था, क्योंकि राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शरद पवार उनके साथ थे, शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उनके साथ थे, नहीं सॉरी, कांग्रेस उनके साथ थी। मैं फिर से अपनी बात कहूं, कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से वो जीती थी, लेकिन अब वे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो घटक दल है वो शिंदे शिवसेना, वो उनके खिलाफ हो गई। खुलेआम विरोध चल रहा है, आनंदराव अड़सूल खुलेआम विरोध कर रहे हैं। प्लस दूसरा, प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कडू वो भी उनका विरोध कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है नवनीत राणा की जो है ये सीट फंसती हुई दिख रही है। वे काफी मुखर रही हैं, काफी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, लेकिन ये इस बार उनका जीतना कितना रहेगा ये तो चुनाव धीरे धीरे सामने आएगा। और अंत में ये बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र से 2 अभिनेता, एक अभिनेता और एक अभिनेत्री का नाम अभी आया है,
और दोनों की सीटें फंसी हुई हैं। पहला तो गोविंदा को, एक तो इनको राम नाईक को भी ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप जो है गोविंदा को क्यों बोल रहे हैं कि वो दाऊद इब्राहिम के से उनके संपर्क है। क्या संपर्क है दाऊद इब्राहिम के? क्या दाऊद इब्राहिम ने उन्हें किसी में बुलाया, किसी दुबई में किसी पार्टी में बुलाया और कहा नाचिए या पार्टी को इंटरटेन करिए? क्या इस मैटर के आधार पर ही आप बोल रहे हैं? लेकिन अब प्रश्न तो बनता है, अब मोदी जी को भी जवाब देना पड़े। देखिए, किसी कार्यक्रम में जाना एक अलग बात होती, लेकिन ये एक भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल राम नाईक जो कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के काल के, आज वो खुलेआम बोल रहे हैं मैं अपने इस बयान पे कायम हूं कि गोविंदा का संबंध दाऊद इब्राहिम से है। तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का उत्तर देना चाहिए और इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि क्या आपका घटक दल का प्रत्याशी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कल ये प्रश्न उठेगा। मैं अंत में एक लाइन में बात करके खत्म करता हूं कि फिल्म अभिनेता गोविंदा की उत्तर पश्चिम की सीट प्लस नवनीत राणा की अमरावती की सीट, जो एनडीए की दोनों सीट्स हैं, दोनों फिल्मों के लोग हैं, दोनों राजनीति में एक एक बार सांसद रह चुके हैं, दोनों अब एक मुहावने पे खड़े हैं हार की ओर, क्योंकि उनके खिलाफ एक बयार बह रही है। दोस्तों, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।